बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से आज की पूरे बिहार की। दोस्तों बिहार न्यूज में आज बात करेंगे सबसे पहले कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों के एकजुट करने की कोशिश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। इसी कड़ी में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक 12 जून को पटना में होने जा रही है। इस बैठक में करीब 18 से 20 पार्टियों के नेता शामिल हो सकते हैं। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति, सीटों के बंटवारे, साझा मैनिफेस्टो समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जब बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, वाम दलों के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा, शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, महबूबा मुफ्ती, एनसीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जनता दल सेक्युलर के नेता कुमार स्वामी समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता बैठक में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, पटना में बैठक में शामिल हो सकते हैं। इन नेताओं से पहले ही नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। वैसे बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी भेजा गया है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी तो फिर उन्होंने ये सलाह दी थी कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाई जाए। ममता बनर्जी ने कहा था कि जेपी आंदोलन की तरह पटना से ही मोदी विरोधी आंदोलन शुरू हो। इस बैठक को लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। जदयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दोस्तों बात करेंगे कि पूर्णिया में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पूर्णिया में अगले 4 दिनों तक ट्रेनी और मशीन ऑपरेटर सहित अन्य पदों के लिए कुल 1150 पदों पर बहाली होगी। चयनित कैंडिडेट को मंथली 16,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। 30 मई से 2 जून तक जॉब कैंप लगाया जा रहा है, यानी कि कल से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और 2 जून तक चलेगा। जी हाँ, अब पूर्णिया जिले में 4 दिनों तक 4 अलग अलग जगहों पर रोजगार मेला लगाया गया है। जहाँ खेल भवन से इस जॉब कैंप की शुरुआत की गई है। जहां रोजगार मेला की जानकारी देते हुए पूर्णिया के जिला नियोजनालय पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि पूर्णिया में श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजन अनुमंडल स्तरीय 4 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। इस नियोजन मेला में गुजरात की कंपनी L&T कंस्ट्रक्शन और ऑटोमेटिक, गांधीनगर गुजरात की कंपनी ट्रेनी पदों पर 1000 सीटों पर बहाली और फिर मशीन चालक के लिए 150 पदों पर बहाली की जाएगी। इस बहाली प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास के साथ साथ ITI पास होना अनिवार्य रखा गया है। वही आयु सीमा 18 से 35 साल रखी गई है। जहां इस बहाली प्रक्रिया में सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन करने वाले गुजरात की कंपनी द्वारा 16,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। दोस्तों अब खबर किशनगंज जिला से आई है। जब किशनगंज जिले के आधा दर्जन थाना अध्यक्षों पर एसपी डॉक्टर इनामुल हक की नजर है। इन लोगों के विरुद्ध जल्द ही कार्रवाई की जाने की संभावना है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कई शिकायतें भी एसपी को मिले हैं जिस पर जांच चल रही है। जब पूर्व से ही कई थाना अध्यक्षों को कई बार अल्टीमेट भी दिया गया है, लेकिन कार्यशैली में सुधार नहीं हो सका है। ये लोग बेहतर पुलिसिंग की जगह लापरवाही बरत रहे हैं। जहाँ स्थानीय ग्रामीणों और फिर जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी एसपी को शिकायत मिल रही है। जहाँ एसपी खुद अपने स्तर से जाँच कर रही है, जहाँ अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी जानकारी ले रहे हैं। जांच के बाद ऐसे थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। रविवार को एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू ने जिया पोखर थाना अध्यक्ष संजय कुमार को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया था। इन पर एक नहीं कई बार आरोप लग चुके थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लग्जरी गाड़ी से बकरी चोरी का मामला सामने आया है। जी हाँ, चोर अब ऐसा वैसा गाड़ी लेकर के चोरी नहीं करते हैं, बल्कि लग्जरी गाड़ी लेकर के आते हैं और बकरी चोरी करते हैं। जी हाँ, ये मामला बिहार के सीमांचल से है। जी हाँ, बिहार के पूर्णिया से चोरी का अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ चमचमाती स्कॉर्पियो से बकरी की चोरी की गई है। कार सवार चोरों ने एक गाँव में 10 बकरी चोरी कर ली है। इस चोरी का खुलासा एक घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है। यह चोरों की करतूत CCTV में कैद हो गई है। जहाँ घटना जिले के धमदाहा प्रखंड के मीरगंज के
हनीरल पोल से लगे तारोनी मुस्लिम टोला की है। चोरी का 59 सेकंड का फुटेज सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि 23 मई की रात 1:20 पर स्कॉर्पियो सवार चोर पहुंचे। 4 लोग बारी बारी से गाड़ी से उतरते हैं। वहीं एक शातिर स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहा था। 2 चोरों ने घर के बाहर बैठी बकरियों को उठाया और बाकी 2 की मदद से बकरियों को गाड़ी में रख लिया। महज कुछ सेकंड में बकरी चोरी करके सभी शातिर फरार हो गए। गांव वालों का कहना है कि उस दिन 3 लोगों की 10 बकरी चोरी हो गई। चोरी की गई बकरियां मोहम्मद इकलाम और फिर मोहम्मद नैयर और मोहम्मद तबरेज ने पाल रखी थी। पीड़ित ने बताया है कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि लग्जरी कार से कोई आकर के बकरियों की चोरी करेगा। ये पूरी वारदात पूर्व मुखिया परवेज आलम के घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जी हां, बकरी चोरी की घटना से दूसरे पशुपालकों में भय है। जब पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा पा रही है कि लग्जरी कार वाले चोर कौन हैं और कहां से आए थे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात की है। तेजस्वी यादव कोझिकोड में पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित एक स्मृति सभा में शामिल होने के लिए केरल गए थे। यहां पर तेजस्वी यादव ने केरल सरकार के काम की खूब तारीफ की है। जी हां, उन्होंने केरल के एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम की सराहना की है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने 12 जून को होने वाली बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों की बैठक में सीएम पिनराई विजयन को आमंत्रण किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हमलावर हैं, इनका सामना करने के लिए साथ आने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कम्युनिस्ट और फिर समाजवादी पार्टियों में बंटवारे राजनीतिक दलों को अब एक साथ आ जाना चाहिए। जब समाजवादी पार्टियों और फिर वाम पार्टियों के बीच मतभेद कर रहे हैं, लेकिन देश हित में इन्हें एक साथ होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की गरीबी, पिछड़ी जातियों और फिर अनुसूचित जातियों के हित में दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि वे जाति गणना का विरोध कर रही है। बीजेपी का काम बस लोगों के दिल में नफरत बोने का रह गया है। पिनराई विजयन देश के इकलौते कम्युनिस्ट सीएम हैं। वामपंथी दलों का मात्र केरल में ही शासन है। बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर तेजस्वी यादव ने पिनराई से मुलाकात की है। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि 12 जून को होने वाली बैठक में केरल के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता यानी कि जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर पार्टी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार किए जाने के बावजूद भी उसमें हिस्सा लेने को लेकर के सोमवार को निशाना साधा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति पर निशाना साध करके लोकतांत्रिक मापदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पद के लिए बौद्धिकता के जमीर को बेच दिया है। नीरज कुमार ने पत्रकार से नेता बने हरिवंश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने की निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारिता में आपके योगदान के लिए पार्टी ने आपको राज्यसभा भेजा था। हालांकि जब लोकतंत्र कलंकित हो रहा था तो आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता के जमीर को बेच दिया। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समारोह के बहिष्कार की ओर से इशारा करते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि जब पार्टी और फिर नेतृत्व ने तय कर दिया था और फिर आपके सभापति कार्यक्रम में नहीं गए तथा जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, आपके द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराया जाना चिंता और फिर चिंतन का विषय है। जदयू के प्रवक्ता ने कहा है कि ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि पार्टी के बहिष्कार का फैसला करने के बावजूद भी आपकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए क्या कार्रवाई की जाए। आपको बता दूं कि हरिवंश 2018 से ही उप सभापति हैं और ये उनका दूसरा कार्यकाल है जो अगले साल समाप्त होगा। जदयू ने पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ करके यानी कि एनडीए से नाता तोड़ करके महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया था, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जहां धमकी भरा फोन कॉल मिलने के बाद पुलिस की तरफ से तुरंत हरकत में आई और फिर आनन फानन में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन को सुरक्षा घेरे में लेते हुए डॉग स्क्वाड की टीम से जांच कराई गई है। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन में टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की सूचना रेलवे के किसी अधिकारी के मोबाइल पर मिली, जिसके बाद पटना जंक्शन ने आरपीएफ पोस्ट को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने तुरंत पटना जंक्शन की जांच की। इसके बाद रेलवे के पदाधिकारियों ने बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड दस्ते के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10 तक रात भर सर्च ऑपरेशन में टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा। जहां इस बीच पटना जंक्शन के आसपास के इलाकों और फिर प्लेटफॉर्म को हाई अलर्ट कर दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्य को लेकर के बीजेपी नेता गांव-गांव जाकर के उनके कार्यक्रम का प्रचार करेंगे, वहीं जदयू ने मोदी सरकार के 9 विफलताओं को लेकर के आज हवन पूजन किया है। बीजेपी की राजनीति को सुहा कर दिया है। जी हाँ, जदयू नेता नीरज कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ हर मुद्दे पर ढोल पीटती रहती है। अडानी का कलंक, मंदिर तोड़ने का, पुलवामा का कलंक, संसद का कलंक, विशेष राज्य का कलंक, नोटबंदी का कलंक, बेरोजगारी का कलंक, कोरोना का कलंक, अग्निवीर का कलंक। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जेडीयू द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से देश में 9 सालों में नरेंद्र मोदी की 9 बड़ी विफलता है सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर ढोल पीट रही है। आपको बता दें कि बीजेपी आज से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत बीजेपी केंद्र की नीतियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के सीनियर नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक भीषण सड़क हादसे में बिहार के 10 लोगों की जान चली गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। जम्मू में नेशनल हाईवे पर झज्जर कोटली के पास ये बस एक पुल के नीचे खाई में गिर गई। गहरी खाई में गिरने से बस के परखच्चे उड़ गए और फिर उसमें सवार 10 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू प्रशासन और फिर सीआरपीएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद से विद्यार्थी इंटर एडमिशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर सीबीएसई और फिर आईसीएसई का रिजल्ट आने में देरी के कारण बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर एडमिशन की प्रक्रिया देर से शुरू की गई है। हालांकि एक बार फिर से पहले भी आवेदन की शुरुआत की गई थी, मगर सर्वर की खराबी के कारण तिथि आगे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 11वीं में दाखिला को लेकर के छात्र अब 1 जून से 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है, ऐसे में आवेदन करने से वंचित छात्र भी आवेदन कर पाएंगे। गौरतलब है कि इंटर सत्र 2023 से 25 के लिए नामांकन के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना है। जब पहले जारी निर्देश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन देने का काम 17 से शुरू होकर के 26 मई तक चला। जब इस दौरान जिला के लगभग 20% छात्र ही आवेदन कर पाए। 17 से लेकर के 26 मई तक आवेदन करने की पूरी अवधि में बोर्ड का वेबसाइट परेशान करता रहा। 3 से 4 घंटे में एक साइबर कैफे पर आवेदन होता था। ऐसे में आवेदन करने के लिए छात्र परेशान हो गए थे। दोस्तों बात करेंगे कि बॉलीवुड एक्टर और कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों के मसीहा बने सोनू सूद एक बार फिर से चर्चा में हैं। यह सोनू सूद बहुत जल्द बिहार के उन प्रतिभावान अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने वाले हैं जिन्हें गरीबी की वजह से पढ़ने का मौका नहीं मिला। इनके लिए हाल ही में एक्टर सोनू सूद ने कटिहार के एक इंजीनियर से मुलाकात की है। कटिहार के इस इंजीनियर ने अपनी नौकरी छोड़कर के अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। जहाँ सोनू सूद अब इस स्कूल को भवन और अन्य आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बताया जाता है कि सोनू सूद ने इसी साल फरवरी में 27 साल के इंजीनियर वीरेंद्र कुमार महतो के बारे में सुना था, जिन्होंने नौकरी छोड़कर के अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और उसका नाम सोनू सूद के नाम पर रखा। इस स्कूल में अभी 110 बच्चों को फ्री में शिक्षा और फिर भोजन मिलता है। इस स्कूल के संबंध में जानकारी मिलते ही सोनू सूद ने वीरेंद्र से मुलाकात की और स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए काम शुरू करवा दिया गया है। जहाँ सभी बच्चों को जल्द से जल्द रहने और फिर भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए सोनू सूद ने मीडिया से कहा है कि शिक्षा तक पहुंच बनाना गरीबी से निपटने के सबसे अच्छा तरीका है। हमारा उद्देश्य इन बच्चों को शिक्षित कराना है ताकि उनके पास नौकरी के बेहतर अवसर हो। अभी भी सोनू सूद देश भर में करीब 10,000 छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार से मदद कर रहे हैं। जानकारी देते हुए सोनू सूद ने कहा कि वे बहुत जल्द फिल्म फतेह में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ जैकलिन फर्नांडिस भी होंगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया है कि महागठबंधन ने तय किया है कि 15 जून को महागठबंधन प्रखंड स्तर पर केंद्र सरकार के कई नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और जाति जनगणना के मुद्दे शामिल है। शुरुआत प्रखंड स्तर से होगी। प्रखंड स्तर के बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा और फिर पूरे बिहार में ऐसे प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और जातिगत जनगणना के मुद्दे शामिल है। शुरुआत प्रखंड स्तर से होगी। प्रखंड स्तर के बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा और फिर पूरे बिहार में ऐसे प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। वहीं महागठबंधन की बैठक में बागेश्वर बाबा की चर्चा भी हुई और फिर ये बताया गया है कि बाबा के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है।
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रस्ताव भी भेजने की तैयारी भी बात कही गई है। जब बैठक में कांग्रेस नेता अशोक राम ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन एक साथ आंदोलन करेगा, जिससे आंदोलन और भी तेज होगा। वहीं सीपीआई के राम नरेश पांडे ने कहा कि पूरे बिहार में 15 जून को प्रदर्शन होगा और फिर 9 साल की विफलता को लेकर के भाजपा हटाओ नया भारत बनाओ की शुरुआत भी होगी। बैठक की अगुवाई कर रहे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि 15 जून से महागठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा। देश की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सरंग सिंह महागठबंधन की कवायद पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ जुट रहे हैं। जब कुछ भी कर ले बिहार और देश की जनता सब देख रही है, जब समय आने पर उनका हिसाब कर देंगी। बहरहाल महागठबंधन की बैठक में ये एजेंडे साफ है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो, इसके लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। खास करके ये तब हो रहा है जब 12 जून को पटना में बीजेपी विरोधी दलों की बैठक होने वाली है, जिस पर बिहार के साथ साथ देश की सियासत की नजर है। यानी कि बिहार में राजनीतिक हलचल अभी और तेज होने वाली है। आप आगे आगे देखिए, केडीबी लाइव आपको एक एक अपडेट देता रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि पुलिसकर्मी अक्सर ऑन ड्यूटी अपने मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं। खास करके गाड़ी वाहन जांच के दौरान तैनात पुलिसकर्मी काम से ज्यादा मोबाइल में गुम रहते हैं। जहां कई पुलिसकर्मी तो खाकी में रील बनाने से भी नजर नहीं कतराते हैं। हालांकि अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। शिवहर के एसपी ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ड्यूटी के दौरान रील बनाने, चैटिंग करने या फिर बगैर किसी कारण मोबाइल में व्यस्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मी और फिर पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी खुद औचक निरीक्षण करके इसकी जाँच करेंगे। इस संबंध में एसपी ने सभी पुलिसकर्मी और फिर पुलिस पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान रील बनाने के कई मामले सामने आए थे। वहीं ड्यूटी के दौरान चैटिंग आम बात थी। एसपी के इस नए आदेश के बाद इस पर विराम लगेगा। एसपी अनंत कुमार राय ने बताया है कि शिवहर पुलिस जिले में अपराध मुक्त और नशा मुक्त समाज निर्माण के लिए प्रति समर्पित है। आम जनता को त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए भी संकल्पित है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद से लगातार गर्म है। राजद खुलकर के भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने संसद की तुलना ताबूत से कर दी। अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के दौरान किए गए नए ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। अब राजद ने एक फोटो शेयर करते हुए दिवंगत अभिनेता अमरीश पुरी की एक कैरेक्टर की तुलना पीएम मोदी से कर दी है, जबकि सेंगोल पर भी सवाल उठा दिए हैं। इस ट्वीट से बिहार की राजनीति में नया विवाद छिड़ता दिख रहा है। जहां आरजेडी ने अपने ट्वीट में 1987 में रिलीज हुई फिल्म लोहा का एक फोटो शेयर किया है। इसमें खलनायक शेरा सिंह के रूप में अभिनेता अमरीश पुरी है। वे अपने हाथ में धातु की एक छड़ी पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां राजद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या आपने हाल फिलहाल ये फिल्म देखी है, जिसमें एक बहुत बड़े कलाकार हाथ में कुछ जानी पहचानी वस्तु पकड़े हुए हैं। कलाकार एवं फिल्म का नाम बताने की कृपा करें। हालांकि इस ट्वीट से सीधे रूप से साफ नहीं हो रहा है कि पार्टी ने पीएम या फिर सेंगोल को लेकर के हमला बोला है, मगर सांकेतिक रूप से अर्थ तो यही बता रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी विभिन्न कार्यक्रम चला रही है और बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियों को जनता से बता रहे हैं। इस बीच जदयू ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जदयू ने अनोखा विरोध किया है। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल के जवाब में जेडीयू ने आज हवन किया और 9 साल में बीजेपी के 9 कलंक को बताया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि खुद को सनातन धर्म की बात करने वाले बीजेपी की सरकार में सबसे अधिक मंदिरों को तोड़ा गया है। देश भर में कई मंदिरों को बेरहमी से तोड़ दिया गया है। वाराणसी में 150 शिवलिंग थाने की हाजत में बंद है। सनातन धर्म की बात करने वाली बीजेपी की दफ्तर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मीट, मुर्गा और मछली खिलाया गया। उन्होंने कहा है कि फर्जी सनातनधारियों ने जो कलंक की गाथा लिखी है, उससे देश को मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नीरज कुमार ने कोरोना काल में केंद्र सरकार की विफलता, अडानी मामला, 9 साल में सबसे अधिक मंदिर तोड़ने, पुलवामा में जवानों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराने, नए संसद का मामला, नोटबंदी का मामला, अग्निवीर मामला, बिहार को विशेष राज्य का मामला और फिर देश में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर बीजेपी का 9 कलंक बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के आरा में खाकी वर्दी को दागदार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बालू लदे ट्रकों से
पुलिस की डायल 112 गश्ती टीम के द्वारा अवैध वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी सड़क पर वाहन चेकिंग की आड़ में बालू लदे गाड़ियों से नजराना वसूलते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पुलिसकर्मियों के द्वारा अवैध वसूली का वायरल वीडियो की जानकारी जैसे ही भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव को मिली तो उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध वसूली में शामिल दोषी को सिपाही एवं एक शेफ हवलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही दोषी तीनों पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का अनुशंसा कर दिया गया है। बहरहाल बेधड़क सड़कों पर पुलिस के डायल 112 की टीम के द्वारा बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली के दौरान वहां उपस्थित कुछ लोगों ने वसूली करते पुलिसकर्मियों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उसे अब सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया है, जिसके बाद से पुलिस की अवैध वसूली की चर्चा जिले में काफी तेजी से के साथ हो रही है। अवैध वसूली के मामले में 3 सिपाही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों को जेल भेजने के बाद अन्य पुलिसकर्मियों में भय का माहौल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों में मिड डे मील खा रहे बच्चों की सुरक्षा ऊपर वाले के भरोसे ही। अभी अररिया के स्कूल में मिड डे मील में सांप मिलने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के सुपौल में मिड डे मील खाने से करीब 45 बच्चे बीमार हो गए हैं, जहां वही 5 बच्चों की हालात गंभीर बताई जा रही है। मामला बिहार के वैशाली जिला के छातापुर प्रखंड क्षेत्र की ठूठी पंचायत में स्थित मध्य विद्यालय का है। बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल में अफरा तफरी का आलम हो गया। बीमार बच्चों की स्थिति देख करके स्कूल के शिक्षकों ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी बीमार बच्चों को नरपतगंज अस्पताल भेज दिया गया है। स्कूल के छात्रों ने बताया है कि खाने की सब्जी में गिरगिट मिली, जिसको खा करके बच्चे बीमार हो गए। जिस बच्ची की थाली में गिरगिट मिली वह चौथी क्लास की बताई जा रही है। नरपतगंज अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रजीउद्दीन ने बताया है कि 45 बच्चे बीमार हुए हैं, जिसमें 5 बच्चों की हालात गंभीर है। स्कूल से बच्चों की बीमार होने की खबर मिलने से ही ग्रामीण भागे दौड़े स्कूल पहुंचे, बच्चों को अस्पताल लेकर के भागे। वहीं मामले को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुखिया अब सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, अब मुखिया संघ ने इसको लेकर के अब मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कटिहार में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग को लेकर के मुखिया संघ की बैठक हुई, जिसमें सरकार से मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग हुई। संघ के लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में जनप्रतिनिधियों को लगातार टारगेट करके मारा जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा की दीनापट्टी सलखुआ के मुखिया दिलीप कुमार की हथियारबंद अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बिहार में गांव की सरकार की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर के कटिहार में मुखिया संघ की बैठक हुई, जिसमें आए दिन हो रही हत्या और मुखियाओं के अधिकार एवं भत्ते को लेकर के आवाज़ बुलंद की गई। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। जब सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 9 सालों का भाजपा शासनकाल कई मामलों में बिहार वासियों की नज़र में बेमिसाल रहा। दूसरे प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ के निवेश किए जाने के विरुद्ध बिहार को उसका हक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अलग से कोई भी केंद्रीय योजना की बात तो दूर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या बढ़ा करके उसमें केंद्र की हिस्सेदारी घटाई गई है, जब वह भी केंद्रांश समय पर नहीं मिलने से बिहार को अपने संसाधनों से समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं में केंद्रांश की राशि जमा करके शिक्षकों का वेतन जारी रखना पड़ा है। जब बिहार सरकार को वित्तीय दबाव में रखने की ये साजिश भी बेमिसाल है। जब भाजपा नेताओं की इतिहास में कोई भूमिका नहीं होने के कारण देश के इतिहास को ही बदल देने की कोशिश चल रही है इन लोगों का, यही ये बेमिसाल है। जब विदेश में गांधी की मूर्ति का अनावरण करना और देश में गांधीवादी को मिटाने का संकल्प भी बेमिसाल ही है। दोस्तों बात करते हैं कि कल गंगा दशहरा का पर्व था। जहाँ गंगा नदी में कल मंगलवार को आस्था की डुबकी लगाए। आज बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। जब मंगलवार को गंगा अवतरण के मौके पर और बुधवार को जल निर्जला एकादशी होने के कारण गंगा नदी में स्नान और फिर दान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा का अवतरण पृथ्वी पर माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम का तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जहां कुछ दिनों की राहत के बाद अब एक बार फिर से गर्मी का सितम शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस सप्ताह बिहार के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ने की संभावना है। 1-2 जिलों को छोड़ दे तो फिर बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान
2.1 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज के साथ 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 41.1 डिग्री तापमान के साथ औरंगाबाद सबसे गर्म जिला रहा। यह तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी से परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ गर्मी बढ़ने की संभावना है। कुछ जिलों में हीट वेव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व बांग्लादेश और मेघालय के आसपास एक चक्रवातीय परिसंरक्षण का क्षेत्र बना है, जिसके प्रभाव से उत्तर पूर्व भागों के 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बक्सर में बीजेपी ने 2 पूर्व जिला अध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा है। 10 दिनों के अंदर दोनों को जवाब देने को कहा गया है। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के खिलाफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। उनके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिस वजह से पार्टी की तरफ से किरकिरी हुई थी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से अधिक पूर्व जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक सांसद के खिलाफ पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिससे पार्टी नेता 2 टुकड़ों में बढ़ गए हैं। विरोध करने वाले नेताओं की तादाद ज्यादा होने के कारण पार्टी के नेताओं ने अब उन कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए स्पष्टीकरण की मांग शुरू कर दी है, जिसके बाद विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। दोस्तों, बात करते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से नाराज जदयू राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को पार्टी से निलंबन करने की तैयारी कर रही है। जहां पार्टी ने हरिवंश पर पद के लिए जमीन बेचने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि हरिवंश न सिर्फ रविवार को उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे, बल्कि नए संसद भवन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी संदेश पढ़ा था। जेडीयू सूत्रों ने बताया है कि पार्टी नेतृत्व ने हरिवंश के पास उद्घाटन समारोह से दूर करने का संदेश भिजवाया था। संदेश के बावजूद उद्घाटन समारोह में शिरकत करने से पार्टी नेतृत्व उनसे बेहद नाराज है। हरिवंश ने समारोह में शामिल होकर के नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना की है। जब बीते साल जब जदयू ने भाजपा से नाता तोड़ा था, तब पार्टी के नेतृत्व को उम्मीद थी कि हरिवंश खुद ही उपसभापति पद से इस्तीफा दे देंगे। यूपीए 1 सरकार के कार्यकाल के दौरान लोकसभा में ऐसी ही स्थिति बनी थी, जब तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने भाकपा नेतृत्व के निर्देश के बावजूद भी पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इससे नाराज भाकपा ने चटर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया था। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितना जल्द हो सके हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दे। इसको लेकर के तेजी से काम करें ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहे। जब उन्होंने 2 टूक कहा है कि हर हाल में साल 2025 तक ये योजना पूरी तरीके से लागू हो जाए, इसे सुनिश्चित कराएं। निजी नलकूप योजना का भी सर्वेक्षण कराने का निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना की समीक्षा की और फिर कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले बैठकों में हर खेत तक सिंचाई निश्चय योजना के संबंध में एक बात पर चर्चा हुई थी। अभियंताओं के साथ बैठक करके तेजी से काम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बात करते हैं कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की नौकरी में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की ओर से स्टूडेंट को कोचिंग दी जा रही है। साल 2015 से 2022 तक इन 8 वर्षों में सरकार की तरफ से कोचिंग प्राप्त करने वाले 427 छात्र छात्राओं ने बीपीएससी की प्रारंभिक और फिर इंटरव्यू परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। वहीं उत्पाद कक्षपाल, वाहन चालक तथा केंद्रीय चयन पर्षद के चालक, सिपाही भर्ती और दक्षता परीक्षा में कोचिंग की सहायता से 911 छात्र छात्राओं को सफलता मिली है, जबकि मोटरयान दक्षता प्रशिक्षण में 200 छात्र छात्राओं में किसी को सफलता नहीं मिली है। जब वहीं बिहार न्यायिक सेवा के साक्षात्कार में 12 अभ्यर्थी शामिल हुए। रेलवे, बैंकिंग और एसएससी परीक्षा में सफलता के लिए कुल 1040 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओओं को कोचिंग दी गई थी, इनमें किसी को भी सफलता नहीं मिली है। वहीं साल 2021-22 में सीटीटी और फिर टीईटी में कोचिंग पाने वाले सभी 250 छात्र छात्राएं असफल हो गए। सिपाही भर्ती परीक्षा के शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी सभी 400 अभ्यर्थी असफल हो गए। साल 2019-20 में सीटीटी और फिर बीटीईटी में 141 छात्र छात्राएं सफल हुए थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल को बेमिसाल बताया, वही विपक्षियों को अपने निशाने पर लिया। जहां इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर चुटकी लेते हुए कहा कि 12 जून को नीतीश कुमार एकता बैठक को जरूर संबोधित करेंगे, लेकिन उन्हें ये भी शायद याद दिलाएंगे कि 25 और 26 जून भी नज़दीक है। वो इस दिन जयप्रकाश नारायण को याद करके गंगा जल, बालू और फिर गोबर का सेवन करके आपातकाल का प्रायश्चित करें। जब वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बनना मुंगेरी लाल का हसीन सपने के समान है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा को धन्यवाद दिया है, जो आज सिमरिया पहुंच करके गंगा घाट को जानकी पौड़ी की तर्ज पर बनाने की बात कह रहे हैं। भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना से बेगूसराय का विकास की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि ये भाजपा और जदयू की सरकार में आगे बढ़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि कल गंगा दशहरा का पर्व था। गंगा दशहरा के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के सिमरिया घाट को बड़ी सौगात दी है। 114 करोड़ की लागत से गंगा घाट के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। इस शिलान्यास समारोह के अवसर पर नीतीश कुमार के साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा, वित्त मंत्री विजय चौधरी समेत कई विधायक एवं विधान पार्षद मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने पूरे काम को 1 साल में कराने का निर्देश दिया है। जब विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए 18 माह का समय निर्धारित किया गया था, पर नीतीश कुमार ने इसे 1 साल से पहले ही पूरा करने का निर्देश दिया है, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं स्थानीय जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के सुझाव पर 13 करोड़ की लागत से लिंक रोड बनाने का भी निर्देश दिया गया है। सिमरिया गंगा घाट के सौंदर्यीकरण योजना को लेकर के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि गंगा को सबसे पवित्र और फिर पुण्यदायिनी नदी माना जाता है। आज 30 मई को गंगा का अवतरण दिवस गंगा दशहरा भी है। लब में जिहाद कहाँ होता है, ये बात मैं नहीं बल्कि AIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये जो लब जिहाद का जो ये वर्ड रटाया जा रहा है, ये लब में जिहाद आखिर होता कहाँ है। जब महाराष्ट्र में हाल ही में प्रदेश सहित पूरे देश में लब जिहाद और फिर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग को लेकर के हिंदू समुदाय की ओर से हिंदू जन जागरण मोर्चा निकाला गया था। इसी को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर और BJP सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात का अफसोस होता है कि महाराष्ट्र में अब तक 50 जलसे हो चुके हैं, लेकिन इनके एक जलसे के भाषण को बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। उन्होंने BJP की तरफ से हुए तमाम जलसों को कम्युनल रैली करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन जलसों को नाम दिया गया था हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। ये सभी जलसे RSS के इशारों पर निकाले गए हैं। इन रैलियों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, जिसका जिक्र हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। इन लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज हुआ, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि हम पूछना चाहते हैं कि उन लोगों से जिन्होंने जन आक्रोश मोर्चा निकाला, गुस्सा किस बात का है आपको। जब सिंधे मुख्यमंत्री बन गए हिंदुत्व के नाम पर, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं। मुख्यमंत्री आपका, उप मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, महाराष्ट्र और दिल्ली में सरकार आपकी, फिर आक्रोश किस बात का। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश मोर्चा का मकसद केवल एक ही था, मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों का खौफ पैदा करो, मुसलमानों से नफरत पैदा कराओ, ताकि जब 2024 में लोकसभा चुनाव आए तो फिर मोदी BJP उसमें अपनी रोटी सेकने में मदद सेक सके। जब वही लब जिहाद को लेकर के उन्होंने कहा कि कोई किसी से भी शादी करे, सरकार इस पर बोलने वाली कौन होती है। जब कानून के मुताबिक 21 साल शादी की उम्र है, जिससे शादी करनी है वो कर सकता है। लब में जिहाद आखिर होता कहाँ है। लब में केवल लब होता है, जिहाद नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उच्च विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अब इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री भी मान्य होगी। यह शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले दिनों जारी एक अधिसूचना में इंजीनियरिंग में स्नातक का जिक्र नहीं था। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके अलावा विभाग ने +2 स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय में शिक्षकों के पद के लिए निर्धारित योग्यता में भी कुछ बदलाव किया है। स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, सांख्यिकी विषयों में से
कोई 2 विषय पढ़ा हो या फिर इंजीनियरिंग में स्नातक किया हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। कक्षा 9 और 10 में विज्ञान शिक्षक बनने के लिए निर्धारित योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय की पढ़ाई या फिर इंजीनियरिंग में स्नातक जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई हिस्से हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, जब वहीं कई जिलों में भयंकर सूखा पड़ता है। दोनों ही स्थितियों में किसानों की फसल को भारी नुकसान होता है। ऐसे में किसान ट्यूबवेल के सहारे अपनी फसल की सिंचाई की समस्या से निपटा सकते हैं। जल सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई तकनीकी, मिनी और फिर माइक्रो स्प्रिंकलर के अतिरिक्त पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को सरकार प्रेरित कर रही है। इस सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को 90% राशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराता है। तो ऐसे में अगर आप भी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो आपको सरकार 90% सब्सिडी देगी, मात्र 10% आपको खुद से लगाना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि मासिक धर्म के दिनों में अब स्वच्छता से कोई भी समझौता नहीं होगा। इसके लिए छात्राओं के साथ साथ छात्र और फिर अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है। जब पूर्णिया महिला कॉलेज बहुत मामूली दर पर छात्रों को सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रहा है। कॉलेज में मात्र 1 रुपये में ये सैनिटरी नैपकिन पैड मिलेगी, जिससे छात्राएं पीरियड्स के दौरान सुरक्षित रह सकती है। यही नहीं, इस्तेमाल करने के बाद वे इसको मिनटों में नष्ट कर सकती है। ये शुरुआत इनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होगी। जब पूर्णिया महिला कॉलेज की छात्रा सड़िया राज, ऋचा कुमारी, नेहा कुमारी सहित अन्य छात्राओं ने कहा कि कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन पैड मशीन लग जाने से यहाँ पर रही छात्रों को काफ़ी सहूलियत होगी। जब उनको पीरियड्स के दौरान किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। मशीन लगने से मात्र 1 रुपये का सिक्का डाल करके कोई भी छात्रा सैनिटरी नैपकिन पैड निकाल सकती है और इस्तेमाल करने के बाद इसे सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से डिस्पोजल वेंडिंग मशीन में डाल करके उन्हें नष्ट भी कर सकती है। ये मशीन लगने से छात्रों को काफ़ी आसानी होगा और पीरियड्स के दौरान स्वच्छता भी बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों और फिर महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मासिक धर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले के बाद जो सैनिटरी पैड होते हैं उन्हें इधर उधर फेंकने से कई तरह के इन्फेक्टेड बीमारियां हो सकती है। वहीं महाविद्यालय परिसर में डिस्पोजल वेंडिंग मशीन लग जाने से अब उपयोग किए हुए पैड को डिस्पोजल मशीन में डाल करके नष्ट कर सकती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।